हर साल कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद दो तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं। एक बताते हैं कि कांवड़ यात्रा से कितना फायदा हुआ है, तो दूसरे बताते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। फायदे की कहानी में आस्था और धर्म के साथ अब अर्थव्यवस्था जुड़ गई है, और नुकसान की कहानी में हुड़दंग के साथ प्रदूषण। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर कांवड़ यात्रा को देखेंगे, तो आपको एक ही सड़क पर दो तस्वीरें दिखाई देंगी। सड़क पर सोता आस्था का श्रवण कुमार भी है, और कान फोड़ते डीजे के साथ नाचते गाते चलता कांवड़िया भी है। बाइक पर हुड़दंग करता कांवड़िया भी इसी सड़क पर दिखता है, और इसी सड़क पर घायल पड़ा हुआ कांवड़िया भी दिख जाता है। गाड़ी तोड़ने वाले कांवड़िया की खबर भी आती है, और एक्सीडेंट में मारे गए कांवड़िए की भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ये कांवड़िए हैं कौन, जिनकी दुर्गति भी हो रही है और इस्तेमाल भी? यहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कांवड़ यात्रा से उत्तराखंड को कितना फायदा होता है या कितना नुकसान होता है। सवाल यह है कि 10-12 दिनों में हरिद्वार आने वाली करोड़ों कांवड़ियों की भीड़ आम उत्तराखंडी की जिंदगी को कितना बदल देती है। क्या कांवड़ यात्रा उत्तराखंड को 10,000 करोड़ का कारोबार देती है, या उद्योगों को सैकड़ों करोड़ का नुकसान पहुंचाती है? कांवड़ियों के लौटने के बाद हरिद्वार की सड़कों पर दिखाई देने वाली गंदगी की पूरी तस्वीर क्या है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या आस्था का रास्ता खोलने के लिए उद्योग का रास्ता बंद करना ही हरिद्वार का समाधान है? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल, और पॉलिटिकल हुल्लड़ में आज हम कांवड़ यात्रा की आस्था पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। हम उसके असर का संतुलित आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हिसाब दावों से नहीं, आंकड़ों और जमीन पर दिखाई देने वाली सच्चाई से किया जाए। अगर आप इस पूरी यात्रा का गणित समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा में आने वाले लोग हैं कौन। अखबार में छपी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या या कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी की कांवड़ उठाती तस्वीर हो, या सोशल मीडिया पर वायरल किसी चर्चित चेहरे का वीडियो, ये तस्वीरें कांवड़ यात्रा का एक चेहरा जरूर दिखाती हैं, लेकिन करोड़ों कांवड़ियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की पूरी तस्वीर नहीं बताती हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों से करोड़ों कांवड़ियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की पूरी तस्वीर समझी जा सकती है? जवाब है शायद नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा को समझने के लिए हमें उन चेहरों से आगे जाना होगा जो अखबार और सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स में प्रकाशित एक शोध परियोजना के विवरण में समाजशास्त्री एस भारत कांवड़ यात्रा को मुख्यतः गैर संपन्न और बैकवर्ड कास्ट बैकग्राउंड के युवा आदमियों की यात्रा के रूप में देखते हैं। पिछले साल द वायर में प्रकाशित एक ग्राउंड रिपोर्ट में कांवड़ यात्रा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बड़ी मौजूदगी का उल्लेख किया गया था। रिपोर्टर ने यात्रा के दौरान जिन लोगों से बात की, उनमें दिहाड़ी मजदूर, ड्राइवर, बेरोजगार और छात्र शामिल थे। यानी कांवड़ यात्रा की तस्वीर में हमें सिर्फ भगवा कपड़े और कांवड़ नहीं देखनी चाहिए, उसके पीछे चल रहे आदमी की जिंदगी भी देखनी चाहिए। और अगर इस सामाजिक पृष्ठभूमि को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री विकास सिंह की किताब अपराइजिंग ऑफ द फूल्स, पिलग्रिमेज एज मोरल प्रोटेस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़नी चाहिए। वैसे किताब का नाम सुनकर शायद आपके दिमाग में भी पहला सवाल यही आया होगा कि कांवड़ियों को फूल्स क्यों कहा गया होगा। इस सवाल का जवाब खुद विकास सिंह ने स्क्रॉल को दिए गए एक इंटरव्यू में दिया है। वो कहते हैं कि फूल यहां अनुवाद की एक सीमा और एक वरदान दोनों है। इसका मतलब भोला है, यानी भोला, मासूम और निष्कपट। भोला शिव का भी एक नाम है, यानी यह शब्द कांवड़ियों की शिव से पहचान और खुद को सरल और छल कपट से दूर समझने की भावना को भी व्यक्त करता है। सिंह इसके साथ यह भी बताते हैं कि इस शब्द में उस तिरस्कार की ओर संकेत है जिसके साथ अर्बन मिडिल क्लास के कुछ हिस्से कांवड़ियों को उपद्रवी या हुड़दंगी की तरह देखते हैं। एक साल तक कांवड़ का अध्ययन करने वाले विकास सिंह कांवड़ यात्रा को महज धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं मानते हैं। वो इसे ऐसे युवा लोगों की दुनिया के रूप में देखते हैं जो तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में असुरक्षा, सीमित रोजगार और सामाजिक दबावों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के अनुसार विकास सिंह के अध्ययन में कांवड़िए मुख्यतः युवा और बेसहारा आदमी हैं, जिन्हें ग्लोबलाइजेशन की अर्थव्यवस्था पीछे छोड़ रही है। उनके लिए कांवड़ यात्रा अपने भीतर की एंजाइटी को साधने और प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में अपनी ईमानदारी और नैतिक मूल्य साबित करने का एक माध्यम बनती है। तो यह है कांवड़ियों का वो पहलू जिस पर अक्सर कोई भी पक्ष बात नहीं करता है। अब बात करते हैं कि कांवड़ यात्रा के नाम पर बताई जाने वाली इकोनॉमिक्स क्या कहती है। पिछले कुछ सालों से कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद एक गणित बताया जाता है कि कांवड़ यात्रा से इतने हजार करोड़ का व्यापार हरिद्वार में हुआ है। वैसे न तो ऐसा कोई सरकारी अध्ययन और न कोई निजी अध्ययन है जो ये बताए कि कांवड़ यात्रा से हरिद्वार को कितना व्यापार मिलता है।
जो करोड़ों के व्यापार का आंकड़ा आप अखबारों में पढ़ते हैं, उसका गणित कुछ इस तरह से है। जैसे इस साल दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार में करीब 4.5 करोड़ कांवड़िए आए। करीब 4.5 करोड़ कांवड़िए गुणा करीब 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च का अनुमान, और यहीं से निकल आता है करीब 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार। लेकिन सवाल यही है कि 2,500 रुपए का यह अनुमान आया कहां से, और क्या हर कांवड़िया सच में इतना खर्च करता है? जैसे सरकार चारधाम यात्रा में आर्थिक फायदे के दावे करती है, उस तरह के कोई दावे वो कांवड़ यात्रा के संबंध में नहीं करती है। वैसे उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के प्रशासन की तो इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि वो अपने राज्य की कुल आबादी से करीब 4 गुना भीड़ वाली कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन करा ले रही है। वैसे जिस तरह कांवड़ यात्रा के आर्थिक फायदे का कोई स्पष्ट अध्ययन नहीं है, उसी तरह हरिद्वार के उद्योग में इसके नुकसान पर भी कोई अध्ययन नहीं है। लेकिन जिस तरह यह सच है कि कांवड़ यात्रियों के आने से हरिद्वार के छोटे और मझले व्यापारियों को फायदा होता है, ठीक उसी तरह यह भी सच है कि कांवड़ यात्रा से सिडकुल हरिद्वार के उद्योग प्रभावित होते हैं। उद्योग संगठनों के अनुसार हरिद्वार के सिडकुल, बहादराबाद और रुड़की क्षेत्र में लगभग 1,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां कांवड़ के दौरान प्रभावित होती हैं। अगर इस पक्ष की माने तो कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 500 से 600 करोड़ रुपयों का नुकसान कारोबारी हर साल झेलता है। यहां यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह आंकड़ा भी किसी अध्ययन का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक अनुमान है। यानी एक तरफ 10,000 करोड़ रुपए के लाभ का अनुमान है, दूसरी तरफ 500 से 600 करोड़ रुपए के नुकसान का भी अनुमान है, और हमारी बहस इन्हीं दो अनुमानों के बीच चल रही है। तो फिर असली सवाल है, इन दोनों में सच कितना है? इसके अध्ययन की जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है। इसलिए यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों में होने वाला व्यवधान सिर्फ हरिद्वार की समस्या नहीं है। यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के कई सारे युवा नौकरी करते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सवाल ये नहीं है कि कांवड़ यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है या बुरी है। सवाल यह है कि क्या एक धार्मिक आयोजन की विशाल आर्थिक शक्ति और राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना बने। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस यात्रा का आम उत्तराखंडी की जिंदगी पर असर क्या है? तो इसकी शुरुआत पहले हरिद्वार के आम लोगों के हाल से ही करते हैं। इस साल अफसरों ने बताया कि इस बार 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार आए थे, जो अपने पीछे करीब 8,000 मैट्रिक टन का कूड़ा छोड़ गए। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कांवड़ यात्री अपने पीछे हरिद्वार में क्या क्या छोड़ गए हैं। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के स्कूलों को कई दिनों के लिए बंद करना पड़ता है और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है। इसका कितना वास्तविक शैक्षणिक नुकसान होता है, इसका कोई व्यवस्थित सरकारी अध्ययन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि करोड़ों की भीड़ को मैनेज करने के लिए सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में हर साल अस्थायी बदलाव करना पड़ता है। इसी तरह उत्तराखंड का एकमात्र एम्स ऋषिकेश में है। ऐसे में जब हरिद्वार में करोड़ों यात्रियों का दबाव होता है, तो इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं और मरीजों की आवाजाही पर इसका वास्तविक असर क्या पड़ता है, इस पर भी व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों के लोग इस बीच अपने राज्य की राजधानी में पड़ने वाले कितने काम कर पाते हैं, इसके लिए किसी खास अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा सावन के मौसम में होती है और सावन के महीने पहाड़ और देहरादून की दूरी अनिश्चितकालीन और संकटग्रस्त हो जाती है। कुल मिलाकर एक आम उत्तराखंडी के जीवन को कांवड़ यात्रा का मैनेजमेंट कितना प्रभावित करता है, यह एक गंभीर अध्ययन का विषय है। तो आखिर में सवाल यह नहीं है कि हम कांवड़ यात्रा के पक्ष में हैं या विपक्ष में। सवाल यह है कि क्या हमारा प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा इतने बड़े आयोजन को आम नागरिक के जीवन को बिना पूरी तरह अस्त व्यस्त किए संभालने के लिए तैयार है। जब तक हम इस आस्था बनाम अर्थव्यवस्था या आस्था बनाम सुविधा की इस बहस से बाहर निकलकर एक स्थायी और संतुलित मॉडल नहीं बनाएंगे, तब तक हर साल कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद केवल फायदे और नुकसान के दावे ही गूंजते रहेंगे। वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि हिसाब दावों से नहीं, आंकड़ों और जमीन की सच्चाई से करेंगे। शायद इस रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि हमारे पास अभी दोनों पक्षों के कई बड़े आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। इसलिए बहस ये नहीं होनी चाहिए कि कांवड़ यात्रा अच्छी है या बुरी है। बहस ये होनी चाहिए कि इतने बड़े आयोजन का पूरा हिसाब आखिर कौन करेगा। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आस्था के इस महापर्व और राज्य की व्यवस्थाओं के बीच एक बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।